आज आज हम इस अकाउंट सीरीज़ में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक और लेजर पोस्टिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ में कैश बुक को लेते हैं। कैश बुक कैसे मेंटेन होती है और किस प्रकार से हम इसको मेंटेन करते हैं, अभी सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि कैश बुक में केवल और केवल कैश से संबंधित ही एंट्रियां होती हैं और नहीं। और अगर हमने कोई और एंट्री करनी है, सपोज़ मान लीजिए डेप्रिसिएशन की है, एक्सपेंसिव पेबल की है, तो वो जनरल के थ्रू होंगी, कैश बुक के थ्रू एंट्री नहीं होगी। कैश बुक के अंदर केवल और केवल कैश से संबंधित, यानी एक पार्ट में कैश हो, यानी पेमेंट कैश में हो रही हो या हमने कैश रिसीव्ड किया हो किसी भी फॉर्म में, इनकम फॉर्म में, डेटर से या कहीं से भी, या हमने कहीं भी पेमेंट की हो, बैंक में कैश जमा कराया हो, क्रेडिटर को पेमेंट करी हो, एडवांस दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो वो एंट्रियाँ ही कैश बुक में आएंगी। और इसको मेंटेन करने का जो तरीका है वो वैसा ही है जैसे एक लेजर का होता है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट में चेंज है। बाकी सिंपल है ये, और इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब जैसे फॉर्मेट देख रहे हैं आप कैश बुक में, पहला कॉलम डेट का है, फिर पार्टिकुलर्स का है, फिर एलएफ का है, फिर अमाउंट है, फिर डेट है, पार्टिकुलर्स है, एलएफ है, अमाउंट है। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट हो गया और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड हो गई। तो यहाँ पर हम एंट्रियाँ अब इसमें कैसे, हम कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज़ मान लो हम एक एंट्री लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, हमने सेल करी 30,000 की, हमने सेल की, तो उसके हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर हम कैसे इसको कैश बुक में पोस्ट करेंगे, तो इसका मोटा एक रूल समझ लो कि हम उस चीज़ को हम आँख बंद करके भी अगर उसको फॉलो करें तो भी हम उसमें धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। शुरू में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इसको मैं एक मोटे शब्दों में, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। जैसे कि हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप सीधा उसको डेबिट कैश बुक में भी डेबिट कर दो, यानी डेबिट साइड में लिख दो उसको, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम कैश की डेबिट साइड में देखेंगे टू सेल्स लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, और टू सेल्स करके एंट्री आ गई, ये हो गया बाय बैलेंस बीडी करके। अब एक नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। हमने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकाले, तो अब हमने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकाले, तो हमने उसकी क्या एंट्री करी, हमने एंट्री करी उसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर कैश बुक में भी वो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में कैश बुक की बाय ड्राइंग्स करके 5,000 रुपये हम लिख देंगे, तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही हमने मान लीजिए कोई प्रिंटिंग है, इस एग्जांपल में है प्रिंटिंग है, स्टेशनरी का कोई हमने बिल पे किया, तो हम क्या करेंगे, हमने उसकी एंट्री होती है, जनरल एंट्री होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो यहाँ पर भी देखो कैश जो है क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से हम कैश बुक में एंट्रियाँ करते चले जाएंगे। अब हम कैश बुक को थोड़ा और जनरल एंट्रीज़ के द्वारा समझते हैं। हमने मान लीजिए अभी हमने कैश सेल्स के बारे में पढ़ा से समझा, ड्राइंग से समझा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे से समझा। अब हम समझते हैं इसको हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमने मान लीजिए हमने बैंक में जमा कराया 2 लाख रुपया, तो हमने इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको एंट्री क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश बुक की, तो वो एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट करके हम इसको एंट्री कर देंगे। अगर मान लीजिए हमें कैश रिसीव्ड होता है, महेश से हमें कैश रिसीव्ड हुआ
45,000 रुपया। तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। तो एंट्री यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, तो महेश क्रेडिट हो रहा है। तो हम यहाँ कैश अकाउंट में हम केवल कैश को देखेंगे। अभी जब हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू महेश करके हमारे पास 45,000 रुपये आए। तो ये इस प्रकार से हम एंट्रियाँ करते चले जाएंगे। अगर हमने कोई पेमेंट करी है, मान लीजिए हमने सुनील को पेमेंट करी है जो हमारा क्रेडिटर था, तो उसको पेमेंट करी, तो वो हम क्या करते हैं एंट्री, जनरल एंट्री होगी इसकी सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसकी कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सुनील, जितने भी हमने इसको पेमेंट करी है। जैसे 9,500 हमने पे किया है तो 9,500 आ जाएगा। इसी प्रकार हमने वेजेस पे करी, या हमने कैश से बैंक से कैश निकाला, तो हमने जब बैंक से कैश निकाला तो हमने क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हम कैश बुक की डेबिट साइड में उसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट करके। मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपये निकाला, तो 1,00,000 रुपया टू बैंक अकाउंट करके कैश बुक में डेबिट साइड में हम लिखेंगे। अब जैसे हम इस कैश अकाउंट में देख रहे हैं, सिंगल कॉलम में ओपनिंग बैलेंस है, उसमें हमने कुछ रिसीट की एंट्रियाँ हो गई, कुछ क्रेडिट साइड की एंट्रियाँ हो गई। जो बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट हो जाएगा, और हाँ वो हमारा बैलेंस जो हमारे पास वो कैश इन हैंड होगा उस समय। तो इस प्रकार किसी और एग्जांपल को लेकर हम इसको समझते हैं। अब हम इसको और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने फर्नीचर परचेज़ किया, तो हम उसकी एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो कैश बुक में एंट्री आएगी बाय फर्नीचर करके आ जाएगी। इसी प्रकार हमें कमीशन मिला है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन करेंगे उसको। तो जब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन करेंगे तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक की डेबिट साइड में टू कमीशन करके अमाउंट की पोस्टिंग हो जाएगी। इसी प्रकार हमने कोई रेंट पे किया है, तो हमने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किया, एंट्री की होगी, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रेंट करके। तो इस प्रकार से ये हमारी कैश बुक मेंटेन होती है। अब हम टू कॉलम कैश बुक को समझेंगे। टू कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि हम कैश का कॉलम अलग बनाते हैं और बैंक का कॉलम अलग बनाते हैं, और एक ही कैश बुक के अंदर हम जो है दोनों का अकाउंट मेंटेन करते हैं। इस कैश बुक यहाँ और बैंक अकाउंट यहाँ पर जो भी मेंटेन होता है बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर होता है कि अगर वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिख दो, अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दो। केवल और केवल यहाँ पर एक एंट्री में फ़र्क आता है, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, या तो हमने बैंक में कैश जमा कराया हो या हमने बैंक से कैश निकाला हो, उसी केस में यहाँ पर 2 एंट्रियाँ होती हैं, और बाकी सभी केसेस में एक एंट्री होगी। अब हम समझते हैं पहले कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है और क्यों होती है। अब हमने जैसे मान लिया हमने कैश जमा कराया बैंक के अंदर, तो हमने कैश बुक में एंट्री करी थी अभी तक सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कैश जमा करा रहे हैं बैंक में, तो हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, कैश बुक की हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं कि हमने बैंक में कैश जमा कराया, और उतना बैंक हमारा जो है कैश कम हो जाता है। और जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट की एंट्री अलग उसमें मेंटेन करते हैं, तो उसमें कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जो हैं इकट्ठे मेंटेन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। एक तरफ देखेंगे कैश शॉर्ट हो रहा है, कैश बैंक में जमा हो रहा है, तो वो कैश कम हो गया, और एक तरफ बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो उसको यहाँ पर हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक एंट्री करेंगे कैश अकाउंट में बाय बैंक करके, कैश बुक में कैश कॉलम में आ जाएगी एंट्री हमने कैश जमा करने की, और दूसरी साइड डेबिट साइड में आ जाएगी बैंक कॉलम में टू कैश करके कि हमने बैंक में कैश जमा कराया। जैसे कि एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। अब इसमें देखेंगे कि बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ एंट्री, तो बाय बैंक करके हमने इसको कैश कॉलम में 5,000 रुपये लिख दिया। अब यहाँ पर कैश देखो,
कैश कम हो गया इसमें और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब हम बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे टू कैश, बैंक कॉलम में 5,000 रुपये लिख देंगे। ये देखो 5 टू कैश करके 5,000 रुपये, और उसके आगे लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री, सी लिख देंगे दोनों में, एल एफ वाले कॉलम में तो सी लिख देंगे। इसी प्रकार हमने कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी 2,000 रुपये हमने बैंक से कैश निकाले, तब उसकी क्या एंट्री करेंगे, कैश हमने एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, कैश कॉलम में टू बैंक करके 2,000 रुपये की एंट्री कर देंगे, हमारा कैश बढ़ जाएगा। उसी प्रकार बैंक कॉलम में बाय कैश करके 2,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे और हमारा बैंक का बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। इस प्रकार से उस एंट्री के आगे हम एल एफ वाले कॉलम में सी लिख देंगे दोनों साइड। इससे ये पता लगेगा कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। डबल कॉलम कैश बुक में जितनी भी एंट्रियाँ होंगी, जो भी लेजर पोस्टिंग होगी, जैसे मैंने पहले समझाया है कि जो अकाउंट मान लीजिए कैश डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे कैश कॉलम की, और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ऐसे ही बैंक अगर डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे बैंक कॉलम में, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो उसको बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। केवल और केवल कॉन्ट्रा एंट्रियाँ होंगी जब या तो कैश बैंक में जमा कराएंगे या बैंक से कैश निकालेंगे। इन दो केसों में ही ये कॉन्ट्रा एंट्रियाँ होंगी, जो मैं कॉन्ट्रा एंट्री समझा चुका हूँ, और इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। इन क्वेश्चंस में जो एंट्रियाँ दी जाती हैं, जो क्वेश्चन हमें दिए हुए थे, उसमें उनकी पोस्टिंग करने से पहले उनकी एंट्रियों में क्या एडजस्टमेंट होनी है वो हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम जनरल एंट्री करते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमने कोई परचेज़ किया है और उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है कि भाई इतना परसेंट ट्रेड, तो जैसे परचेज डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो इन सब की वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही उस एंट्री वो जनरल एंट्री होगी और उसी हिसाब से कैश बुक में उनकी पोस्टिंग होगी। तो ये बच्चों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये एंट्रियाँ जनरल एंट्रियाँ होंगी और उसी प्रकार से उनकी कैश बुक, सिंगल कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक में इनकी पोस्टिंग होगी। तो ये सब चीज़ें हम पहले जनरल एंट्री में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को कि भाई हमने जनरल एंट्री अब कैसे करनी है। अगर वो जनरल एंट्री उनको करनी आ गई और ठीक है जनरल एंट्री हो गई तो यहाँ पर हमारी कैश बुक भी ठीक बन जाएगी, चाहे वो सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो। मैं एग्जांपल लेकर 2-3 एंट्री को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पेमेंट करी क्रेडिटर्स को, मुझे 20,000 रुपये देने थे, मैंने उसको 18,000 रुपये दिए और 2,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो कैश या बैंक में जो जाएगी एंट्री वो केवल और केवल 18,000 रुपये से जाएगी। ये ना हो कि हम उसकी 20,000 रुपये से एंट्री कर दें, केवल 18,000 रुपये की ही एंट्री होगी, ना कि 20,000 की। और जो डिस्काउंट होगा, जो डिस्काउंट की एंट्री है वो अलग अकाउंट में, उनकी डिस्काउंट का कॉलम अलग, वो अकाउंट अलग बनेगा, तो वहाँ पर उसकी पोस्टिंग होगी। ये इस बात को बच्चे ध्यान रखें कि वो गलती ये कर देते हैं कि भाई हमने पेमेंट करी तो वो 20,000 रुपये चढ़ा देते हैं क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में, तो कि भाई हमें पेमेंट इतनी की करी है, 20,000 करी है, जबकि पेमेंट हमने एक्चुअल पेमेंट 18,000 रुपये की करी है, तो वो 18,000 रुपये की ही एंट्री होगी कैश बुक या कैश कॉलम या बैंक कॉलम में। इसी प्रकार अब हमें पेमेंट मिली सोहन से, उसने हमें उससे 25,000 रुपये लेने थे, उसने हमें 23,000 रुपये दिए, तो 23,000 रुपये 2,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो ये जो डिस्काउंट है इसकी एंट्री नहीं, इसकी एंट्री डिस्काउंट अकाउंट बनेगा उसमें जाएगी, और हमारे पास जो कैश आया या बैंक से पैसे आए 23,000 रुपये आए, तो हम उसकी बैंक में या कैश कॉलम में डेबिट साइड में केवल और केवल 23,000 रुपये की एंट्री करेंगे, 25,000 रुपये की एंट्री नहीं करेंगे। इस बात का बच्चे ध्यान रखें कि कहीं वो 25,000 रुपये से एंट्री कर दें, नहीं तो उनकी कैश बुक या बैंक बुक गलत हो जाएगी। हम एक एंट्री को और लेते हैं समझने के लिए कि हमें पार्टी पेमेंट कैश में मिल रही है और पार्टी पेमेंट चेक से मिल रही है। तो हम मान लीजिए हमें पेमेंट दी, हमें सोहन से मिली कैश अकाउंट 6,000 रुपये और बैंक चेक आया 10,000 रुपये का, टू सोहन हमने एंट्री कर दी 16,000 रुपये से। तो यहाँ पर हम जो है कैश कॉलम में 6,000 रुपये लेके जाएंगे
और बैंक कॉलम में 10,000 रुपये लेके जाएंगे, और सोन के जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 16,000 रुपये कर देंगे। तो यहाँ पर कैश और बैंक डेबिट हो रहे हैं। तो कैश जो है डेबिट साइड में हम कैश डेबिट साइड में जो है कैश के कॉलम में 6,000 रुपये हो जाएंगे, और बैंक के डेबिट साइड में हम 10,000 रुपये की एंट्री उसमें कर देंगे कि हमें अमाउंट 10,000 रुपये उससे सोहन से मिले हमें। इसी प्रकार से यदि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, मान लीजिए हमने मोहन को पेमेंट करी, 8,000 रुपये कैश में दिए और 20,000 रुपये हमने चेक के द्वारा दिए, तो टोटल पेमेंट हुई 28,000 रुपये की। तो हम यहाँ पर कैश बुक की कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 8,000 रुपये, और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000 रुपये। और ये नहीं है कि हम उसकी एक ही कैश बुक या बैंक में 28,000 रुपये कर दें, दोनों के अलग अलग जाएंगी एंट्रियाँ, यानी 8,000 रुपये कैश बुक में, कैश कॉलम में, और 20,000 रुपये बैंक कॉलम में। अब हम लेंगे डबल कॉलम कैश बुक में, जब हमारा जो है बैंक का बैलेंस वो बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा हो, यानी बैंक से हमने लोन ले रखा हो, तब क्या होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एक तरह से लायबिलिटी है हमारे लिए, और वो हम उसको बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और बाकी की सारी एंट्रियाँ उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से हम अभी तक करते हैं आए हैं। उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से कोई एंट्रियों में चेंज नहीं होगा, केवल बैलेंस का जो है साइड बदल जाएगी। पहले डेबिट बैलेंस आता था, अब क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसी प्रकार से और कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ना कैश बुक में ना बैंक बुक में। हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हम इसमें देख रहे हैं इसमें कि बैंक का जो है बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में आया हुआ है, और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड में। बाकी एंट्रियाँ उसी तरीके से हो रही हैं जिस तरीके से हम अभी तक नॉर्मल यानी मान के चलते थे कि अगर मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है और हमारा बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है, तो हमने कोई लोन नहीं ले रखा, उसी तरीके से बाकी एंट्रियाँ होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। केवल और केवल बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ये क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जब हम इसका कुल बैलेंस निकालेंगे तो वो डेबिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस करके आ जाएगा, जबकि वो होगा वो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा हमारी। अब हम एक चीज़ और समझेंगे डबल कॉलम कैश बुक में, कि हमने मान लीजिए हमारे एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, तब कैसे करेंगे। तो हम उसमें बैंक कॉलम में दो बैंक अकाउंट की एंट्रियाँ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट है, एक SBI है और एक PNB है, तो ऐसे ही SBI और PNB का डेबिट साइड के दो कॉलम बना लेंगे, और इसी प्रकार से जब हम जो है क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम बना लेंगे, और एक में SBI, एक में PNB, एक में SBI और PNB। तो जो कैश की जो काउंटर एंट्री होती थी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की जो काउंटर एंट्री होती है वो उसी तरीके से होगी, और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की जो काउंटर एंट्री होती है वो उसी तरीके से होगी। अब यहाँ पर एक काउंटर एंट्री और बढ़ जाएगी, वो ये है कि मैंने SBI से पैसे ट्रांसफ़र किए PNB में, या PNB से मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए मैंने SBI में, तब एक काउंटर एंट्री और बढ़ जाएगी। होगा क्या, मैंने SBI से पैसे भेजे PNB में, PNB यानी कि SBI के अकाउंट में बैलेंस कम हो गया तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, और PNB में पैसे आ गए और बैलेंस बढ़ गया तो हम उसको जो है डेबिट करूंगा। हम उसकी एंट्री करेंगे PNB अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं SBI क्रेडिट कर दूंगा, PNB यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ मैं PNB को डेबिट कर दूंगा। तो इस तरीके से ये एक कॉन्ट्रा एंट्री मेरी और बढ़ जाएगी अगर मेरे दो बैंक अकाउंट हैं, बाकी और कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी इसमें। बाकी इसमें जो दो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं बैंक के, बाकी एंट्रियाँ सेम होंगी, और केवल जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, और जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक होंगे वो उनकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। बाकी ये उसी तरीके से बनेगा जैसे हम कैश बुक अभी तो बनाते आ रहे हैं। अब हम पैटी कैश बुक को समझेंगे। पैटी कैश बुक दो प्रकार से होती है, एक सिंपल पैटी कैश बुक जिसमें कि पैटी जो है कैश बुक जो है मैं खाली डे टू डे की एंट्रियाँ होती हैं,
और जो ये सिंपल पैटी कैश बुक है, ये जो है ये अपना बिल्कुल कैश बुक की तरह है। उसमें हम कैश बुक की तरह एंट्रियाँ करते हैं। और एक दूसरा पैटी कैश बुक मेंटेन होती है, एनालिटिकल पैटी कैश बुक। उसमें क्या होता है कि हम हर खर्चे का अलग हेड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कन्वेंस का खर्चा है, उसका अलग हेड, ट्रैवलिंग का खर्चा है उसका अलग, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसका अलग। और तो इस प्रकार से हम उसमें अलग अलग हेड बनाते चले जाते हैं और उसमें एंट्री करते चले जाते हैं। और जो महीने के एंड में हम उसको अपनी मेन कैश बुक में उनकी एंट्री कर देते हैं। अब बात यह है कि जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो हम पैटी कैश बुक क्यों बनाते हैं। क्या होता है कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो रोज़ के 10-20 रुपए के, उनको मेन कैश बुक में नहीं ले जाते। तो उससे क्या होता है कि एंट्रियाँ जो है बल्क एंट्रियाँ नहीं हो पाती और उसमें जो छोटी छोटी एंट्री 10-20 रुपये, 50-100 रुपये की, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके हिसाब से हम उनको पैटी कैश बुक में जो एक लिमिट तक हम उन जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि हम इतने जो छोटे छोटे खर्चे हैं हम उनको पैटी कैश के द्वारा ही एक्सपेंस पे करेंगे। तो वो एक कैश बुक के अंदर बल्क एंट्रियाँ नहीं हो पाती। ऐसा नहीं होता कि वो कैश बुक में 10 रुपये की भी एंट्री आ रही है, 20 रुपये की भी एंट्री आ रही है। तो वो सब हम पैटी कैश बुक के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। वैसे पैटी कैश बुक का जो सिस्टम है वो एक तरह से इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश होता है। कि इसमें क्या होता है कि हम कैशियर को जो पैटी कैश देख रहा है उसको हम एक फिक्स अमाउंट अपने खर्चों के महीने का खर्चा देखकर कि भाई हमारे महीने का खर्चा मान लीजिए 20,000 है, 30,000 है, 25,000 है, तो एक फिक्स अमाउंट उनको दे देते हैं। वो अपना उसमें से खर्चा करते रहते हैं और उसको जब वो उनका कैश कम हो जाता है तो वो अपना और उसको कैश वो ले लेते हैं कि भाई जब वो कैश ले लेते हैं तो फिर उनके पास कैश जो है बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से वो आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं और ये जो है पैटी कैश बुक इसी प्रकार से मेंटेन होती चली जाती है। पैटी कैश बुक में और कैश बुक में कोई फ़र्क नहीं है, केवल और केवल मेंटेन का फ़र्क है। यहाँ पर कौन सी एंट्री, यहाँ पर छोटी छोटी एंट्रियाँ होती हैं और कैश बुक में हम बड़ी बड़ी एंट्रियाँ करते हैं। जो छोटी छोटी एंट्रियाँ होती हैं वो हम पैटी कैश बुक के थ्रू कर लेते हैं और मेन जो हमारी कैश बुक पर ज़्यादा जो है लोड नहीं पड़ता कि भाई उसमें 10 रुपये की भी एंट्री आ रही है, 20 रुपये की, 50 रुपये की, इस तरीके से। अब हम इसके जो है फॉर्मेट को समझेंगे। पैटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है बिल्कुल वही है जैसे कैश बुक है। हमने कोई खर्चा पे किया, मान लीजिए खर्चा पे किया, बाय पोस्टेज कर दिया, बाय टेलीफोन कर दिया, बाय कार्टेज कर दिया, बाय पोस्टेज, बाय सन्डे एक्सपेंसिव, बाय स्टेशनरी, बाय बैंक में कोई बैंक में पैसे जमा कराया, बाय या टू जो भी है। अगर छोटा अमाउंट तो इस प्रकार से ये पैटी कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। और इसमें हमने किस प्रकार से हमने एंट्रियाँ करी हैं ये भी हमारे पास आ गई। अब हम एनालिटिकल कैश बुक को देखेंगे। एनालिटिकल पैटी कैश बुक में देखेंगे तो इसमें देखेंगे, देखो कि कन्वेंस का अलग, कार्टेज का अलग, स्टेशनरी का अलग, पोस्टेज का अलग, रिपेयर का अलग है। इसका हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें ना एक एक खर्चे को ना बाद में ढूंढना नहीं पड़ता, कि इसका टोटल नहीं करना पड़ता। एक ही बारी में ये सारा टोटल हो जाता है कि भाई ये हमारे कन्वेंस का देखोगे तो महीने का टोटल हम एक बारी में कर लेंगे। डेट वाइज भी टोटल हो जाएगा, महीने के महीने भी टोटल हो जाएगा इसमें। तो उसमें क्या होगा कि भाई एक एंट्री कैश बुक में हम एक खर्चे के एक एंट्री हम उसमें कैश बुक में कर देंगे और वो खर्चे की एंट्री ऐसे करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश। तो हमने उसकी एंट्री कर दी। देखो जैसे हमने देखा कि भाई कन्वेंस का इतना है, कार्टेज का इतना है, स्टेशनरी का इतना है, पोस्टेज का इतना है, और ये सभी इकट्ठे एक एंट्री टू पैटी कैश होके उन खर्चों के जो हेड अकाउंट है उनमें पोस्ट हो जाएगी ये एंट्री। जनरली हम कैश बुक को, पैटी कैश बुक को मंथ एंड में ही बैलेंस करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये समझता है कि भाई उसको 15 दिन बाद बैलेंस करता है या वीकली बैलेंस करता है तो वो उसी हिसाब से फिर हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये है कि उसके जो खर्चे हैं, जो उसका टोटल आ रहा है वो मेन अकाउंट में जो खर्चे हैं उनके मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और डेट को क्लोज करके फिर नई डेट चालू की जाती है। इस प्रकार से उनका बैलेंस निकाल लिया जाता है कितने खर्च हो गए, और फिर वो बाद में वो खर्चे वहाँ से हट के जीरो हो जाते हैं। फिर वो आगे चलते हैं हम उसमें फिर नेक्स्ट डेज 7 डेज़ या 15 डेज़ का हम फिर टोटल करते हैं और वो खर्चे उन पर्टिकुलर
अकाउंट्स में पोस्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये होता है। और पैटी कैश बुक का एक अपना ही अलग बेनिफिट है कि भाई इसमें मेन कैशियर के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और वो छोटे छोटे जो खर्चे हैं वो पैटी कैशियर ही उसको हैंडल कर लेता है। अब हम लेजर को समझेंगे कि लेजर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक हमने कैश बुक को समझा, डबल कॉलम कैश बुक समझा, पैटी कैश समझा। अब हम समझेंगे लेजर को। लेजर में देखिए कैश बुक अलग मेंटेन हो गई, बैंक अकाउंट अलग मेंटेन हो गया। अब जो कैश और बैंक के अलावा जो एंट्रियां हैं या जिस वो लेजर अकाउंट में आती है, लेकिन वो एंट्रियां वो भी आएंगी जो हमने कैश में पेमेंट करी है, जिन लोगों को कैश आया है जहाँ से, तो इसमें जो डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा तो उस एंट्री को भी हम यहाँ लेजर में पोस्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश तो चला गया कैश बुक में। अब रहा कैपिटल अकाउंट की तो एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, अब कैपिटल अकाउंट का अलग लेजर बनेगा और उसकी एंट्री अलग होगी। और लेजर अकाउंट बन गया उसका कैपिटल अकाउंट का। देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है वहाँ पर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया, तो यहाँ पर क्रेडिट होगा बाय कैश करके 1,00,000 रुपये और उसका जो बैलेंस निकल के आएगा 1,00,000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम और देखेंगे, हमने परचेज़ की, हमने कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा को हमने माल बेचा, तो कृष्णा के अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कृष्णा के अकाउंट में ये एंट्री डेबिट में आ जाएगी और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी एंट्री। अब हम कृष्णा का अकाउंट देखते हैं यहाँ पर, तो कृष्णा में देखेंगे तो ये एंट्री डेबिट साइड पर आ रही है टू सेल्स करके, और सेल्स अकाउंट में ये क्रेडिट हो रही है बाय कृष्णा करके। तो अब ऐसे ही हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, बैंक की ये बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। बैंक जो है बैंक बुक में चला एंट्री चली गई होगी, कैश बुक में चली गई होगी, तो इसलिए लेजर अकाउंट में नहीं आएगी। अब परचेज टू कैश है, कैश की तो कैश बुक में चली गई होगी, अब यहाँ परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, उसका परचेज अकाउंट में एंट्री होगी। परचेज अकाउंट ये परचेज अकाउंट में ये डेबिट साइड में ये एंट्री आ जाएगी क्योंकि परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, तो 5,000 रुपये परचेज अकाउंट में आ जाएंगे। टू कैश 5,000 रुपये, ये देखिए 5,000 रुपये की एंट्री आ गई। इसी प्रकार से हमने शाम टू कैश, हमने शाम को पेमेंट करी, शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पर हमने 2,250 की पेमेंट करी, शाम को डेबिट किया 2,250 से, और हमने कैश पे किया 2,150 और डिस्काउंट हमें मिला 100 रुपये। तो यहाँ पर शाम डेबिट हो रहा है 2,250 से, तो 2,250 शाम के अकाउंट में जाएंगे। शाम के अकाउंट में यहाँ पर 2,250 2150 कैश में और टू डिस्काउंट करके 100 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये एंट्री पूरी हो जाएगी। और इसमें डिस्काउंट अकाउंट जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 100 रुपये से, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में वो 100 रुपये आ जाएंगे हमारे। इसी प्रकार से हमने रेंट पे किया, सैलरी पे की टू कैश, तो रेंट पे किया 500 रुपये, सैलरी पे की 3,000 रुपये और टू कैश किया 3,500 रुपये। इन दोनों को मिलाकर अब हम रेंट अकाउंट के डेबिट, ये रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में 500 रुपये की एंट्री कर देंगे। और ऐसे ही सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी 3,000 रुपये की एंट्री कर देंगे, इसकी डेबिट साइड में कर देंगे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखेंगे रेंट अकाउंट में ये डेबिट हो रहा था, तो ये 500 रुपये हमने डेबिट कर दिया। सैलरी अकाउंट को हमने 3,000 रुपये डेबिट किया था, तो ये डेबिट हो जाएगा 300 रुपये से, 3,000 रुपये से। और टू कैश 3,500 रुपये, इसकी भी हम एक बार एंट्री समझ लेते हैं। टू कैश बुक में रेंट की 500 रुपये की क्रेडिट साइड में आ गया क्योंकि क्रेडिट अकाउंट, कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है और सैलरी अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपये से, तो इस प्रकार से 3,000, तो इस प्रकार से ये हमारी लेजर पोस्टिंग होती चली जाएंगी। और जितने भी हमारे लेजर के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो हम उनके ओपनिंग बैलेंस उसी हिसाब से, अगर डेबिट बैलेंस है ओपनिंग का तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और उसी जब पहले जनरल एंट्री करेंगे फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। मैंने लेजर पोस्टिंग का एक सीधा एक नियम बताया है
कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको उस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो। इसमें ज़्यादा सोचने और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। और एक बात का और ध्यान रखें, जितनी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उतनी अमाउंट उसकी लिखनी है। अगर मान लीजिए मैं सोहन को 20,000 रुपये की 20,000 रुपये मैं 20,000 रुपये मुझे देने हैं और 18,000 रुपये मैं बैंक से टू बैंक करके चेक दे रहा हूँ और 2,000 रुपये का डिस्काउंट है, तो मैं बैंक में 18,000 रुपये लेके जाऊँगा। ये ना हो कि मैं 20,000 रुपये कर दूँ और डिस्काउंट में मैं 2,000 रुपये लेके जाऊँगा, तो जो हमें डिस्काउंट हम जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2,000 रुपये का, वो अकाउंट 2,000 रुपये जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि वो बैंक की 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये बैलेंस का हम 20,000 की सोहन में एंट्री कर रहे हैं पीछे, तो बैंक में 20,000 रुपये का कर देते हैं एंट्री। वो नहीं होगी, केवल और केवल उतनी एंट्री होगी कि जितनी अमाउंट उस अकाउंट के लिए हमने लिखी है जनरल एंट्री में। अगर 18,000 रुपये लिखे हैं तो 18,000 रुपये की एंट्री होगी, यानी सोहन अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये से, और उसके अकाउंट में 20,000 रुपये से एंट्री आ जाएंगी, और बैंक में 18,000 रुपये से ही एंट्री आएगी, और डिस्काउंट रिसीव में 2,000 रुपये से ही एंट्री आएगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमें मान लीजिए कैश आया है और हमने डिस्काउंट दिया, हमें कैश आया 23,000 रुपये का और हमने 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, और मोहन ने हमें पेमेंट करी है, हमने उससे लेने से 25,000 रुपये। तो यहाँ पर जो कैश आ रहा है, बैंक या कैश या बैंक जो भी आ रहा है, तो हम चेक आया है तो हम उसको 23,000 रुपये से लेंगे। ये ना हो कि हम उसको 25,000 रुपये कर दें, नहीं, बैंक में 23,000 रुपये जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 23,000 रुपये ही आए हैं। इस बात का बच्चे ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं, सीधा बैंक में सीधा 25,000 रुपये डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, केवल और केवल 23,000 रुपये होंगे। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इस बात को आप ध्यान रखें इस बात का कि बैंक में 23,000 रुपये जाएंगे, और जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है, जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, उस अकाउंट में 2,000 रुपये जाएंगे। इस प्रकार से ये लेजर मेंटेन होती है। हमने सीखा, कैश बुक सीखी, डबल कॉलम कैश बुक सीखी, पैटी कैश बुक सीखी, और लेजर अकाउंट मेंटेन करने सीखे। इन सब का हमने एक चीज़ देखी होगी हमने कि इन सब का बेस क्या है। बेस है जर्नल एंट्री, यानी जितनी जनरल एंट्री करने में हम परफेक्ट होंगे उतने ही अच्छे हमारे अकाउंट्स बनेंगे। कैश बुक और लेजर ये दोनों केवल जनरल एंट्री के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जितनी सही जनरल एंट्री होंगी उतने ही हमारा जो है, हमारे जो अकाउंट्स बनकर आएंगे वो उतने ही अच्छे होंगे। यानी कि अगर हम एक दूसरे शब्दों में कहें कि जो हम कंप्यूटर में डालेंगे उसका रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से आएगा, चाहे वो अगर गलत होगा तो गलत आएगा, सही होगा तो सही आएगा। तो ये ध्यान रखें कि जनरल एंट्री हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जनरल एंट्री के ऊपर ही हमारी कैश बुक, पैटी कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक और लेजर डिपेंड करता है। इसलिए बच्चे जनरल एंट्रियों को बहुत ध्यान से समझ कर चलें। ये ना सोचें कि यह तो अभी पढ़ाई बस पास हो गए तो हमें नंबर मिल गए, चलो ठीक है। नहीं, अगर आपने जनरल एंट्री आज समझने में गलती कर दी तो आपका बेस उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से है। इसलिए जनरल एंट्री को समझ के चलें, और सारी जनरल एंट्रियों के ऊपर ही हमारे सारे अकाउंट्स डिपेंड करते हैं, और आगे जब भी हम कुछ करेंगे तो वो जनरल एंट्रियों से ही करेंगे। तो इसलिए बच्चे जनरल एंट्रियों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। बस इसमें इतना ही।